जीवन सबसे बड़ी समस्या है और जीवन सबसे बड़ा समाधान है। यदि आदमी जीना नहीं जानता तो जीवन सबसे बड़ी समस्या है, और जीना जानता है तो जीवन सबसे बड़ा समाधान है। जीना वही व्यक्ति जानता है जिसने अपने आवेशों पर नियंत्रण करना सीखा है। जीवन विज्ञान में आवेशों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें जो जीवन से संबंध रखने वाली सिखाई जाती है। ये विद्यार्थी का, शिक्षक का और अभिभावक का, तीनों का ही कर्तव्य, एक समुच्चय कर्तव्य है कि हम शांतिपूर्ण जीवन जीना सीखें, तनाव मुक्त जीवन जीना सीखें और मस्तिष्क की शक्तियों का अधिक सफलता के साथ उपयोग कर सकें। ऐसा जीवन जीना सीखें। और वह तभी संभव है जब सकारात्मक दृष्टिकोण हो, और सकारात्मक दृष्टिकोण तभी संभव है जब हमारा अपने आवेशों, उत्तेजनाओं पर कंट्रोल हो, और वह कंट्रोल अभ्यास के द्वारा हो सकता है। तो जीवन विज्ञान में उस अभ्यास की पद्धति का एक समीचीन और समग्र निरूपण है। इसलिए जीवन विज्ञान को केंद्र में रखकर और यदि शिक्षा का विकास किया जाए तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। ओम। माता पिता आदि अभिभावक अपने लाडलों बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है हम कल्पना कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय में रहकर ज्ञान संपन्न बन जाए। वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय में रहकर आत्मनिर्भर कमाई के योग्य बन जाए। वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय में रहकर सदाचार के संस्कार से संपन्न बन जाए। विद्यालयों में ज्ञान दान दिया जा रहा है और विद्यार्थी को कमाई करने के लायक भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और सदाचार संस्कार की दृष्टि से भी प्रयास हो रहा है। एक बच्चे में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावात्मक चारों प्रकार का विकास हो। इस संदर्भ में जीवन विज्ञान का प्रकल्प प्रस्तुत किया गया। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नेतृत्व में जीवन विज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान एक छोटा सा उपक्रम है विद्यार्थियों के लिए मुख्यतया। इसके माध्यम से विद्यार्थी भावात्मक, शारीरिक, बौद्धिक सब प्रकार का विकास कर सकें, यह इसके पीछे भावना है। विद्या संस्थानों के मैनेजमेंट से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी या विद्यालयों के स्वामी लोग भी इस पर विचार करें कि उनके विद्या संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी किस प्रकार अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी बन सकें, और वे समस्या पैदा करने वाले नहीं, कहीं समस्या हो तो उसका समाधान करने वाले बन सकें। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि शिक्षा जगत में
विद्यार्थियों का, अध्यापकों का भी और अभिभावकों का भी एक बहुअंगीन या सर्वांगीण विकास हो, ताकि सब स्वस्थ जीवन जी सकें और सब परिवार, समाज और देश के लिए उपयोगी बन सकें। ओम महाराज। जीवन विज्ञान शिक्षा का नया आयाम है। जीवन विज्ञान जीने का व्यवस्थित ज्ञान है। जीवन विज्ञान जीवन के नियमों की खोज है। जीवन विज्ञान चेतना के रूपांतरण की प्रक्रिया है। जीवन विज्ञान अभ्यास और प्रयोग का उपक्रम है। जीवन विज्ञान शिक्षा जगत में एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि को लेकर आया है। शिक्षा जगत में जो कुछ आज पढ़ाया जा रहा है वह अपने आप में विद्यार्थियों के मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी है। जब तक मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो व्यक्ति या विद्यार्थी वैसा ही रह जाता है। शिक्षा के विकास से आज अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अध्यापक निकल रहे हैं। लेकिन शिक्षा की जो दृष्टि आम विद्यार्थियों में या अभिभावकों में बनी हुई है वो ये है कि मेरा बच्चा आजीविका में कुशल हो, अच्छी आजीविका उसे प्राप्त हो। आजीविका जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जीवन की शिक्षा। अगर हम जीवन की शिक्षा को देना चाहते हैं तो हमें बच्चों को जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण देना होगा। आजीविका की शिक्षा के साथ जीवन की शिक्षा का संयोग हो जाता है तो शिक्षा में पूर्णता आ जाती है। जिस शिक्षा से हम चरित्र और नैतिकता की बात कहते हैं उसके लिए शिक्षा में कुछ ऐसा उपक्रम होना आवश्यक है जो जीवन को प्रभावित कर सके। आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आजीविका की शिक्षा के साथ जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है उसके साथ जीवन की शिक्षा जोड़ दी जाए तो पर्याप्त हो सकती है। इसलिए शिक्षा के साथ जीवन विज्ञान का उपक्रम आवश्यक हो गया है। शिक्षा के साथ साथ उसमें संतुलन तभी रह सकता है जब हम बच्चों को योग, अध्यात्म, नैतिकता और चरित्र की बातें सिखाएं। जीवन विज्ञान के लिए 3 शब्द अंग्रेजी में प्रयोग आते हैं। एक लाइफ साइंस, दूसरा साइंस ऑफ लिविंग, तीसरा आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ साइंस जीवन की जो हमारी पद्धतियां हैं, जो हमारे कार्यकलाप हैं, उनका जो विज्ञान है उसको लाइफ साइंस कहते हैं। साइंस ऑफ लिविंग में जो हमारे जीवन के विकास के लिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास के लिए जो साइंस है, विज्ञान है, उसको हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, उस उपक्रम को साइंस ऑफ लिविंग कहा गया है। तीसरा बिंदु आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जो हमारी जीवन के क्रियाकलाप है उसको सुंदर कैसे बनाया जा सके। तो जीवन में संतुलन के लिए ये जीवन विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है। विद्यार्थी जगत ने इसके प्रयोग किए गए और उसके परिणाम ये आए कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा होने लगा, विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास हुआ, अनुशासन का विकास हुआ और साथ साथ में पूरे शिक्षा जगत में, स्कूल में एक तरह का सुंदर वातावरण का निर्माण हुआ।
तो जब बालक जीवन की शिक्षा सीखता है तो उसके जीवन में परिवर्तन घटित होता है। विद्यार्थियों को अगर छोटा सा उपक्रम प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान के उपक्रम को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, स्मृति विकास के प्रयोग हैं, संकल्प के प्रयोग हैं, इसी तरह से उनको कक्षा में केवल 1-1 मिनट का प्रयोग महाप्राण ध्वनि, ताड़ासन, कोणासन, संकल्प, दीर्घ श्वास के प्रयोग करवाए जाते हैं और मैं अपने पाठ को अच्छी तरह से ग्रहण करता हूँ तो बालक में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, सकारात्मक सोच आ जाता है। तो जीवन विज्ञान का यह उपक्रम पूरे देश में फैलता जा रहा है। 16 स्टेट्स में यह उपक्रम कम अधिक विकसित हो रहा है। हजारों अध्यापकों, लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों ने इसको स्वीकार कर और इस पर रिसर्च और शोध के परिणामों से ये निश्चित हुआ कि यह बालकों के लिए आवश्यक है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह उपक्रम पूरे देश में फैलता जा रहा है और शिक्षा जगत के लिए वरदान सिद्ध हो, ऐसी आशा है, ऐसा संकल्प है। मेरा विश्वास है ये पूरे देश में नहीं विदेश में भी इसके प्रयोग होने लगे हैं और प्रयोग से सारा देश और राष्ट्र है उपकृत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रार्थना विधायक भावों की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना याचना नहीं, अपितु अपने अंतःकरण के पवित्र भावों का प्रकटीकरण है। प्रार्थना केवल परंपरा का निर्वाह नहीं है, अपितु जागृत चित्त का संकल्प है। प्रार्थना से संकल्प मजबूत होता है, इसलिए विद्यालय के प्रारंभ में प्रतिदिन इष्ट स्मरण और प्रार्थना की परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला जागृत, दूसरा अर्धजागृत और अजागृत। जब बालक पढ़ता है तब जागृत मस्तिष्क उपयोग करता है। एकाग्रता की कमी व व्यग्रता से मन भटकता है तो मन जागृत नहीं होता, उस समय भावक्रिया नहीं रह पाती। भावक्रिया तब होती है जब मन उसी क्रिया में तल्लीन हो जाता है। जब मन स्मृति एवं कल्पना में डूबा रहता है तब अध्ययन नहीं हो पाता। अध्ययन के लिए एकाग्रता और तल्लीनता आवश्यक है। उसके लिए निम्न चरण है। 1. प्रार्थना, 2. आसन, 3. महाप्राण ध्वनि, 4. कायोत्सर्ग, 5. दीर्घ श्वास प्रेक्षा, 6. ज्ञान केंद्र प्रेक्षा, 7. संकल्प तथा 8. वंदना। प्रार्थना। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। वर्ण जाति या संप्रदाय
समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। आज अहिंसा शौर्य वीर्य संयुक्त जीवन दर्शन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन 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 हो। समपाद आसन। समपाद आसन। दोनों पैरों को सटाकर सीधे खड़े रहें, पंजे मिले हुए हों, पैर, रीढ़ और गर्दन तक पूरा शरीर सीधा समरेखा में रहें। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। दोनों हाथों की हथेलियों को शरीर से सटाकर रखें। लाभ: आंखों की ज्योति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्त संचार संतुलित होता है, थकान दूर होती है। ताड़ासन।
एड़ियां मिली हुई और पंजे खुले रखें, सीधे खड़े रहें, हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाएं, हथेलियों को पलटकर नाभि के नीचे रखें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, बाहें कानों को स्पर्श करें, श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल खड़े हों, एड़ियां उठेगी, शरीर को तनाव दे, दृष्टि सामने रखें, शरीर को और तनाव दें। श्वास भरते हुए एड़ियां भूमि पर लाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। लाभ, आलस्य दूर होता है, लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, तनाव दूर होता है। कोणासन। कोणासन, एड़ियां पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साथल से सटे हुए, श्वास लेते हुए बायां हाथ सामने से धीरे धीरे ऊपर सिर की ओर ले जाएं, बाहें कान को स्पर्श करें, श्वास छोड़ते हुए कमर, कंधे और गर्दन को बाईं ओर झुकाए, हाथ भी बाईं ओर सीधा झुकेगा, बायां पैर मोड़े नहीं। श्वास भरते हुए कमर, गर्दन व हाथ को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे शरीर के सामने से नीचे लाएं। यही क्रिया दाएं हाथ की ओर से भी करें। लाभ, चेहरा तेजस्वी बनता है, कमर लचीली होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हाथ व कंधों का दर्द दूर होता है। पाद हस्तासन। एड़ी पंजे मिले हों, सीधे खड़े रहें, दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा ताने, हथेलियां और दृष्टि आकाश की ओर रहेगी, शरीर को ढीला छोड़ दें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को सामने की ओर झुकाएं, दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास और बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास स्थापित करें। सिर या नाक को घुटनों पर लगाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर, सीना और गर्दन को सीधा करें। हाथों को पुनः ऊपर ले जाएं, बाहें कान से लगी हुई एवं दृष्टि आकाश की ओर रहे, कमर को पीछे की ओर झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले जाएं। लाभ, मेरुदंड लचीला होता है, मोटापा कम होता है,
पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, क्रोध शांत होता है, स्मृति बढ़ती है। भोजन के 40 मिनट पश्चात इस आसन को किया जाए, अन्यथा गर्दन की क्रिया का प्रयोग किया जाए। गर्दन की क्रिया। समपाद आसन में स्थिरता से खड़े रहें। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं तथा आकाश की ओर देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं तथा छाती की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर मोड़कर पीछे की ओर देखें। फिर गर्दन को बाईं ओर मोड़कर पीछे की ओर देखें। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़कर दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं। फिर गर्दन को बाईं ओर मोड़कर बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर से धीरे धीरे चारों ओर घुमाएं। एक बार घड़ी की दिशा में और दूसरी बार घड़ी की विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएं। लाभ। गर्दन की मांसपेशियां लचीली होती है। थायराइड और पैराथायरॉयड ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। मेरुदंड लचीला होता है। शरीर का संतुलित विकास होता है। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। समपादासन में खड़े रहें। शरीर को स्थिर एवं शिथिल रखें। आंखें बंद रखें। नाक द्वारा धीरे धीरे श्वास भरें। अपने चित्त को कंठ पर केंद्रित करें। अब कंठ और नाक से भंवरे के गुंजन की भांति ध्वनि करते हुए मस्तक में गुंज का अनुभव करें। इस प्रकार महाप्राण ध्वनि करते समय भरा हुआ संपूर्ण श्वास धीरे धीरे स्वतः ही बाहर आ जाता है। पुनः श्वास भरें। ध्वनि का 3 बार गुंजन करें। महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें।
भावना करें कि शरीर के चारों ओर महाप्राण ध्वनि से गुंजित तरंगों का वलय बन रहा है। लाभ, एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता घटती है, उच्चारण शुद्धि होती है, मधुरता आती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, भाव निर्मल होते हैं, अनुशासन का विकास होता है। कार्योत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, पकड़ को छोड़ें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। चित्त को पैर से सिर तक क्रमशः प्रत्येक भाग पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें। शरीर शिथिल हो जाएं। प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाएं। अनुभव करें, शरीर का एक एक भाग शिथिल होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक भाग में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। लाभ, थकान दूर होती है। जागरूकता बढ़ती है। चैतन्य की अनुभूति होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। धैर्य व साहस की वृद्धि होती है। ज्ञान केंद्र प्रेक्षा स्मृति विकास। चित्त को मस्तक पर चोटी के भाग ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। पीले रंग का ध्यान करें। ज्ञान केंद्र पर पीले रंग की कल्पना करें। मन ही मन सुझाव दें। ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाएं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। पुनः सुझाव दें। स्मरण शक्ति विकसित हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं। स्मरण शक्ति विकसित हो रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं। स्मरण शक्ति विकसित हो गई है। नमो नाणस्य यानी ज्ञान को नमस्कार, इस मंत्र का मन ही मन 21 बार जाप करें। लाभ, स्मृति का विकास होता है। ज्ञान का विकास सरलता से होता है। एकाग्रता बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। संकल्प का प्रयोग। सीधे खड़े रहें। गर्दन और पीठ को सीधा रखें। श्वास भरकर मुट्ठी बंद करके दृढ़तापूर्वक संकल्प को दोहराएं।
एक, मैं शक्तिशाली हूं। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूं। शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। तीन, मैं प्रसन्न हूं। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। चार, मैं सुंदर हूं। शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। पांच, मैं भारतीय हूं। शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। वंदना। सत्य की वंदना। समपाद आसन में खड़े रहें। श्वास पूरा भीतर भरें। अध्यापक एक कहे तब छात्र छात्राएं वंदे कहें। अध्यापक दो कहे तब छात्र छात्राएं श्वास बाहर निकालें। 90 डिग्री आगे झुककर बोलें, सत्यम। अध्यापक 3 कहे तब छात्र छात्राएं श्वास भरें और सीधे खड़े हो जाएं। 1, वंदे। 2, सत्यम। 3, 1, वंदे। 2, सत्यम। 3, 1, वंदे। 2, सत्यम। 3, कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृपया क्रियान्वयन करें। आपके अमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जीवन विज्ञान अकादमी, केंद्रीय कार्यालय, जैन विश्व भारती, लाडनू, राजस्थान 341306। फोन नंबर 01581 222 119। फैक्स 223280। ईमेल jainvishwabharati@yahoo.com। वेबसाइट www.jainvishwabharati.org।